जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों तक अब ठीक? ओके, ज्वाइन हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, अभी सारे ज्वाइन हो जाते हैं। हाँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, स्टैग्नेशन प्रेशर, उसके बाद हम देख रहे थे कि स्टैग्नेशन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज डिसेलरेटेड टू जीरो। अच्छा, स्टैग्नेशन पॉइंट भी अगर हमें अब डेफिनेशन पता हो स्टैग्नेशन पॉइंट की, तो स्टैग्नेशन प्रेशर को डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर लोकल फील्ड वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो हो जाती है, यानी कि फ्लूइड जो है वो डिसेलरेट होना शुरू हो जाता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जो फ्लूइड केम टू रेस्ट। फ्लूइड केम टू रेस्ट का मतलब होगा वहाँ पे लोकल वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब लोकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उस वक्त उस पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहेंगे, और उसकी वेलोसिटी को जो है वो स्टैग्नेशन वेलोसिटी, और उस वक्त जो फील्ड प्रॉपर्टीज होंगी वो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। और उनको स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, नॉट, नीचे छोटा सा ना गोल बॉल बॉल लगा देते हैं साथ में, जो कि नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये तब होती है जब फ्लोइंग फ्लूइड जो है वो डिसलरेट होकर जीरो स्पीड पे आ जाए बाय फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, नॉट ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होनी चाहिए। For incompressible flow, the Bernoulli equation can be used to relate changes in the speed and pressure along a streamline. For such a process, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम वो कंडीशन पोज करवा रहे हैं कि हमारे पास जो हाइट चेंजेस हैं वो अगर ज़ीरो हों, यानी कि निगलेक्टिंग एलिवेशन डिफरेंसेस, तो उस सूरत में जो बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म थी, जी जी वाली जो टर्म थी ना वो खत्म हो गई। तो पी ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये स्टेगनेशन वैल्यूज पे भी, स्टेगनेशन वैल्यूज का मतलब है कि नॉट वैल्यूज पे भी, और बाद में किसी और वैल्यू पे, दोनों पे क्या होगी, सेम होगी। अब नॉट वैल्यूज में एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है कि जब स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज की बात चल रही होती है, तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है जी, कि स्टैग्नेशन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, लोकल फील्ड वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये वी नॉट जो है, स्टैग्नेशन वेलोसिटी जो है, दैट में बी अज्यूम्ड एज जीरो। तो मेरे पास रह गया पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब ये पी नॉट क्या है, ये स्टैग्नेशन प्रेशर है। इक्वेशन 6.11 is a mathematical statement of the definition of stagnation pressure। ये जो है हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किस चीज़ की, स्टेटमेंट, सॉरी, स्टैग्नेशन प्रेशर की डेफिनेशन की। वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, द टर्म हाफ रो वी स्क्वायर जनरली इज कॉल्ड डायनेमिक प्रेशर। और इसमें हाफ रो वी स्क्वायर को क्या नाम दिया उसने, डायनेमिक प्रेशर का। ये इक्वेशन कह रही है कि स्टैग्नेशन प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू द स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर, कि स्टैग्नेशन प्रेशर पी नॉट इज इक्वल टू पी विच वाज स्टैटिक प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट वाज डायनेमिक प्रेशर। तो हमने तीनों को ही पढ़ लिया, और ना सिर्फ तीनों को पढ़ लिया बल्कि तीनों टाइप के जो प्रेशर्स हैं उनको एक सिंगल रिजल्ट के अंदर, या सिंगल फॉर्म के अंदर, या एक ही रिजल्ट के अंदर उसको सारे को जो है हमने ऑक्युपाई कर लिया, ये एक ही रिजल्ट के अंदर हमने उसको फिट कर दिया है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्टैग्नेशन प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर। जी, क्लियर है बात यहां तक? ओके, one way to one way to picture the three pressure is to imagine you are standing in a steady wind holding up your hand. The static pressure will be atmospheric pressure. The larger pressure you feel at the center of your hand,
will be the stagnation pressure and the build-up of pressure will be the dynamic pressure. ये उसके उसने स्पेसिफिक एग्जांपल दे दी है जी। अच्छा, ये हमारे पास इसी रिलेशन को जो अभी हमने स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए एक हमने एग्जांपल सॉरी रिलेशन ड्राइव किया था, उसको अगर v के लिए सॉल्व करें तो ये हमारे पास v का रिलेशन भी आ जाएगा, वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन भी आ जाएगा, स्पीड का सॉरी। Thus, if the stagnation pressure and the static pressure could be measured at a point, would give the local flow speed. अगर हमने स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर का पता हो तो उस दोनों के जरिए सॉरी स्टैटिक और स्टैग्नेशन प्रेशर, क्योंकि डायनेमिक तो हाफ रो विस्कर था ना, स्टैटिक और स्टैग्नेशन प्रेशर का पता हो तो हम लोकल फ्लो स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Stagnation pressure is the measure in the laboratory using a probe with a hole at the faces directly upstream as shown in figure. Such a probe is called a stagnation pressure probe or pitot tube. Again, the measuring section must be aligned with the local flow direction. ये फिर वही दोबारा आगे के हम एक जो रोटेटेड प्रोब है उसके जरिए हम स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू को जो है वो स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका मेजरिंग प्रोसीजर देखे बगैर इसकी जो एग्जांपल है वो हम सिर्फ देख लेते हैं और फिर इसकी जो एप्लीकेशंस है बर्नौली क्वेन की वहाँ पर हम जाते हैं। A pitot tube is inserted in a airflow at standard temperature and pressure to measure the flow speed. The tube is inserted so that it points upstream into the flow field and the pressure sensed by the tube is stagnation pressure. The static pressure is measured by the same location in the flow using a wall pressure tap. If the pressure difference is 30 mm of mercury, determine the flow speed. प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई है और स्पीड का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर डिफरेंस हमें पता है कि स्पीड का रिलेशन था पी नॉट माइनस पी ओवर रो, तो पी नॉट माइनस पी जो है वो रो जी एच होता है और डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास और रो जी एच, उसके अंदर रो ऑफ H2O जी एच, साथ में हमने ये क्या काम किया यहाँ पर सॉरी ये रो ऑफ ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी का की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता तो उसने डेंसिटी ऑफ वाटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी के जरिए ये वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP की उसने चूंकि क्या दिया था तो हमें जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी उसकी वैल्यू भी इसमें कल एक आप लोगों ने न्यूमेरिकल जब किया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ वैल्यूज बात जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर देता है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जाके कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं कि जो कि आप लोगों को जुबानी से याद करनी पड़े, तो उन वैल्यूज का आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि जैसे इसके अंदर आप देखें डेंसिटी ऑफ वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, सिर्फ इसके अंदर जो है यूं कह लें कि हमारे पास हाइट जो है हाइट डिफरेंस जो है वो हमें इजीली जो है वो अवेलेबल था। तो बाकी वैल्यूज़ यहाँ पर तकरीबन सारी की सारी ऐसी हैं जो कि ज़ुबानी यूज़ की गई हैं इसके अंदर, तो स्पीड का रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। एप्लीकेशन The Bernoulli equation can be applied between 2 points on a streamline provided that the other 3 restrictions are satisfied. The result is Bernoulli equation की कहता है कि ये वाली फॉर्म है डिफरेंट पाइप, ये ज़्यादातर जो है ना पाइपिंग सिस्टम के अंदर ही हम डिफरेंट वैल्यूज़ अगर हमें गिवन हो तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं उनकी एग्जांपल्स की बजाय यहाँ पे अब आप लोगों को इसके यूज़ में बर्नौली इक्वेशन को चूँकि हमने ड्राइव कर लिया है तो अब बर्नौली इक्वेशन को के डेरिवेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका यूजेज है। लेकिन बर्नौली इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इसको यूज़ करने में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे कह लें कि कुछ मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस हमें अप्लाई करनी
पढ़ सकती हैं या इतना सूटेबल नहीं है कि हम बर्नौली इक्वेशन को जो है वहाँ पे डायरेक्टली विदाउट इम्पोजिंग सम अदर कंडीशंस उसको यूज़ कर सकें। तो उसमें क्या है जी, सबसे पहले example 6.3 through 6.6 we have seen that several situations where the Bernoulli equation may be applied because ये वो उन एग्जांपल जो प्रीवियस की बात कर रहा है कि इन एग्जांपल्स के अंदर हमने Bernoulli equation को यूज किया। This equation may be applied because the restrictions on its use led to a reasonable flow model के उनके अंदर बर्नौली इक्वेशन इस वजह से करा कि बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो जाती हैं कि उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस के इम्पोज होने की वजह से उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। However, in some situations you might be tempted to apply the Bernoulli's equation where the restrictions are not satisfied। लेकिन बाज़ औक़ात कह रहा है कि बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे बर्नौली इक्वेशन, जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आसानी से सेटिस्फाई नहीं होती। सम subtle cases that violate the restrictions are discussed briefly in this section। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो बाज़ औक़ात चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। Example 6.3 examine the flow in a nozzle in a subsonic nozzle, the pressure drop accelerating a flow। तो प्रेशर चेंजेस, प्रेशर ड्रॉप से मुराद ये है कि कन्वर्जिंग सेक्शन था उसमें 6.3 के अंदर, ये 6.3 इसके अंदर ये हमारे पास जो नोजल है दैट वाज कन्वर्जिंग नोजल। अच्छा याद रखिएगा जब भी नोजल कन्वर्जिंग होगी ना, कन्वर्जिंग नोजल होने की वजह से, कन्वर्जिंग नोजल वो होती है जिसके अंदर पहले एरिया जो है वो ज़रा ज़्यादा चौड़ा होता है और बाद में जाके एरिया क्या होता है तो बारीक हो जाता है, उसको कन्वर्जिंग नोजल का नाम देते हैं। कन्वर्जिंग नोजल के अंदर होता ये है कि जैसी एरिया कम होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से क्या हो जाता है, स्पीड हमारे पास बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ती है, स्पीड इज हाई, टेम्परेचर प्रेशर विल बी लो। तो यहाँ पे उसने ये बात की कि प्रेशर ड्रॉप की वजह से वह फ्लो जो है वो एक्सेलरेट करता है। प्रेशर ड्रॉप्स एक्सेलरेटिंग अ फ्लो because the pressure drop and the walls of the nozzle converges, there is no flow separation from the walls and the boundary layer remains thin. In addition, a nozzle is usually relatively short, so frictional effects are not significant. All of this leads to the conclusion that the Bernoulli equation is suitable for use of subsonic nozzles। के क्या था कि यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हो रहा था, बाउंड्री लेयर इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी, तो ठीक है जी वहाँ पे तो सूटेबल रही कि हमने जो है वो बर्नौली इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। समटाइम्स वी नीड टू डिसेलरेट अ फ्लो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिसेलरेट करना होता फ्लो को, यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ था, यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेट हुआ था फ्लो। बाज़ औक़ात कहता है कि हमें क्या करना पड़ सकता है, डिसेलरेट करना पड़ सकता है फ्लो को। डिसेलरेट से मुराद है कि स्पीड हमें उसकी स्लो डाउन करनी पड़ सकती है। अब ज़ाहिर है स्लो डाउन जब हम करने की कोशिश करेंगे तो पक्की बात है कि जब फास्ट किया था तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा था, कन्वर्जिंग नोजल थी, तो अब हम अगर उसकी स्पीड को स्लो करना चाह रहे हैं तो डाइवर्जिंग नोजल लेनी पड़ेगी या उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ाना पड़ेगा। उसको उसने नाम दिया है सबसोनिक डिफ्यूजर्स, डाइवर्जिंग सेक्शन भी उसका जो दूसरा नाम है। आर बाय यूजिंग अ सडन एक्सपेंशन, यानी कि सडन एक्सपेंशन भी कैसे हो जाती है कि एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो करता आ रहा है, यकदम आगे रेजरवायर आ जाए। जिस तरह हमारी जो पानी की टैंकी होती है छतों के ऊपर रखी हुई, पाइप में नीचे से पाइप में फ्लूइड फ्लो करता जा रहा होता है, तो पाइप का एक अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जैसे ही वो पाइप से बाहर निकलता है सडनली उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसकी वजह यह कि वहाँ पाइप से जैसे वो निकला एक बड़े रेजरवायर में आ गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, एब्रप्ट चेंजेस इन एरिया आ गए। In these devices, the flow decelerates because of an adverse pressure gradient, क्योंकि adverse pressure gradient होता है, adverse pressure gradient को हमने एडवर्स और फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट को हमने सेपरेशन जहाँ पे अक्कर हो जाती है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है, सेपरेशन ना अक्कर हो तो फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट था, ये हमने पहले काम किया था। Hence, we should be careful in applying Bernoulli's equation in such devices. At best, it will be an approximation।
तो हम क्या करते हैं, कुछ जगहों पे ये अप्लाई नहीं हो सकती, और अगर अप्लाई होती भी हैं तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती। वो बेस्ट रिजल्ट भी अगर हमें दें तो दे विल बी अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, दे विल बी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। Because of area blockage caused by the boundary layer growth, pressure rise in actual diffuser always less than the predict in one dimensional flow। अच्छा, उसकी अब उसने सिचुएशन एक डिस्कस कर ली। Bernoulli equation was reasonable model for the siphon of model 6.4 because the entrance as well round। अच्छा, उन्हीं एग्जांपल्स की ही बात कर रहा है कि उन एग्जांपल्स के अंदर कहीं पे जो है वो हमारे पास यूज हो रही थी और कहीं पे जो है वो यूज नहीं हो रही थी। अब हम बात करते हैं जी बर्नौली इक्वेशन को ही एज एन एनर्जी इक्वेशन, कि बर्नौली इक्वेशन इंटरप्रेटेड एज एन एनर्जी इक्वेशन, वो हम देखते हैं। प्रीवियस सेक्शन के अंदर सिर्फ आप लोगों ने इतना देख लेना है कि बर्नौली इक्वेशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकती। The Bernoulli equation interpreted as an energy equation. The Bernoulli equation 6.8, which was obtained by integrating Euler's equation along a streamline for steady, incompressible, frictionless flow. The equation 6.8 was derived from the momentum equation of a fluid particle. तो सलाम अलैकुम सर। जी जी बेटे बोले। वालेकुम सलाम जी बेटे बोले। सर मैं अब आया ना तो सिग्नल हमारे वीक हो गए हैं। कल भी मेरी नहीं लगी अटेंडेंस। सॉरी बेटे, दोबारा बताइएगा। हमारे जो सिग्नल है ना इधर वीक हो रहे हैं, तो सिग्नल मतलब सही नहीं आते, तो कल से ये इशू हो रहा है। तो कल भी सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। बेटे मैंने अटेंडेंस का तो दरमियान में आप लोगों को मैं खुद ही बता देता हूँ कि अब आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। क्यों भी बाकी लोग बताएं जरा। सर मैं उस वक्त नहीं था, यहाँ 2G हो जाते हैं सिग्नल। चलें बेटा, फिर इसकी कल वाले की रिकॉर्डिंग्स तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी थी, आज होगी होंगी जो है ना किसी भी टाइम पे आप लोगों को मिल गई होंगी कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स। थैंक्स सर। तो आज वाला भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ये इसके बाद क्योंकि कन्वर्जन के दौरान ना एक दिन प्रीवियस लेक्चर्स में एक लेक्चर ऐसा भी गुजरा है कि उस दिन कन्वर्ट करते हुए पता नहीं उसमें क्या एरर आया है, वो इनक्रप्टेड फाइल हो गई है, तो वो अपलोड ही नहीं हो रही। लेकिन वो थी हमारी जूम मीटिंग लाइव थी, तो इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा होता और बाद में आपको शेयर करनी होती तो फिर तो वो इशू हो जाता। तो उस दिन के बाद से फिर मैं इसी वजह से आप लोगों के साथ अब वो लाइव ले रहा होता हूँ कि अगर कोई रिकॉर्ड भी ना हो पाए, रिकॉर्ड तो हो जाते वैसे। ये मैं अभी देख रहा हूँ, हाँ पिछली रिकॉर्ड होगी है पूरी 40 मिनट की ना, पूरी की पूरी प्रीवियस मीटिंग हमारी रिकॉर्ड है। तो ये भी इंशाल्लाह उसके बाद, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी वो आ जाता है इंटरनेट का। लेकिन मैं अपने एंड पे मेरा ख्याल है कि बड़ा स्लो चल के कोशिश कर रहा हूँ कि जो कर लें कि आप लोग साथ साथ उसको जो है ना चल सकें, साथ साथ चलते रहें। जी सर ठीक है, थैंक्स सर। ओके ओके, बर्नौली को इन कह रहा कि हमने जो ड्राइव की थी एलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करके स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट में स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लो के लिए। दस इक्वेशन 6.8 वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द मोमेंटम इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड पार्टिकल। तो
मोमेंटम इक्वेशन से बेसिकली कह रहा है कि ये हमारे पास ड्राइव होती है। An equation identical in form of equation 6.8, although requiring very different restrictions, may be obtained from the first law of thermodynamics. कह रहा है कि इसी से मिलती जुलती बर्नौली इक्वेशन ही, यानी कि बिल्कुल बर्नौली इक्वेशन की आइडेंटिकल इक्वेशन जो कि हमने बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन से ड्राइव करी है इससे पहले, उसी टाइप के इक्वेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि एनर्जी इक्वेशन के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। Our objective in this section is to reduce the energy equation to the form of Bernoulli's equation given by equation 6.8. तो इस सेक्शन का क्या काम है, देखें इससे पहले कौन बताएगा कि हमने बर्नौली इक्वेशन दो मुख्तलिफ तरीकों से ड्राइव की है इस चैप्टर में। एक तो डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम को यूज करते हुए चौथे चैप्टर में ड्राइव की ना बर्नौली इक्वेशन, इस चैप्टर में 2 दफा बर्नौली इक्वेशन ड्राइव कर चुके। किस किस तरीके से ड्राइव कर चुके हम बर्नौली इक्वेशन को इस चैप्टर में, आज ही की है डिस्कस हमने ना इससे प्रीवियस मीटिंग में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे एक तो हमने ठीक है और दूसरा हमने जो है वो स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स की जो एलर इक्वेशन थी, एलर इक्वेशन की इंटीग्रेशन थे स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स में भी और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, वहां से की ना ड्राइव हमने दो मुख्तलिफ तरीकों से। अब हम करने लगे हैं बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव एनर्जी इक्वेशन से, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए। Having arrived at this form, we then compare the restrictions on two equations to help us understand more clearly the restrictions on the use of equation 6.8. तो अब हम इसको कह रहा है कि फिर यूज भी करेंगे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर। कंसीडर अ स्टेडी फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ shear force, वो कह रहा है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, स्टेडी फ्लो एज्यूम किया है, shear forces जो है वो शेयर फोर्सेस हमने क्या की हुई हैं इसके अंदर एब्सेंट ली हुई हैं, इग्नोर की हुई हैं। वी चूज अ कंट्रोल वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्ट्रीमलाइन अलोंग इट्स पेरिफेरी। Okay बेटा, steady flow in the absence of shear forces we choose a control volume bounded by streamline along its periphery। ये याद रखें जो कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम किया गया ना, तो पेरिफेरी होता है किनारे, ये जो बाहरी किनारे होते हैं, ये जो ब्लू लाइंस आपको सॉलिड नजर आ रही है इसमें पाइप कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रीम लाइंस हैं, और दो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान वाले फ्लो को हम एज्यूम कर रहे हैं। तो वी आर एज्यूमिंग फ्लो बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस, तो इस वजह से उसका नाम हमने स्ट्रीम ट्यूब रख दिया है कि हम जो एरिया एज्यूम कर रहे हैं दैट इज बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस, तो उसको हमने नाम दे दिया स्ट्रीम ट्यूब का। तो फ्लो थ्रू स्ट्रीम ट्यूब है। कंट्रोल वॉल्यूम, ये जो डॉटेड लाइन या जो डैश लाइन आप लोगों को नजर आ रही है ना इसके दरमियान में, वो जो है हमारे पास क्या है, हमारा जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम है। जी ये नजर आ रही है ना डायग्राम आप लोगों को? यस सर। ओके जी सर आ रही है। अच्छा, बेसिक इक्वेशन चूंकि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए यूज करेंगे, तो ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसको हम जो लेके यहाँ से चल रहे हैं। तो क्या है जी हमारे पास Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट, ये पूरी की पूरी उसकी जो फॉर्म है जो कि फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया था ना, सॉरी ड्राइव किया था, तो वो है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा यहाँ पर राइट किया हुआ है, जिसके अंदर स्मॉल ई एज एन एनर्जी जो हमारे पास यूज हुआ था, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो है वो
U as an internal energy, V square over 2 kinetic energy component, Gz was potential energy component, वो यूज हुए थे, उसको हमने देखा है। अच्छा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फर्दर कि शाफ्ट वर्क, शेयर वर्क, अदर वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, वो सारे के सारे जो हैं वो जीरो हैं। स्टेडी फ्लो लिया हुआ है, यूनिफॉर्म फ्लो लिया हुआ है दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे या 8 क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। अच्छा जी, remember that V represents the specific volume and U represents the specific internal energy, not velocity। यहाँ पर U से मुराद यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि E जो एनर्जी है, तो इसमें U जो है नॉट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बट इट्स इंटरनल एनर्जी कंपोनेंट, और V जो है यहाँ पर वो वेलोसिटी का V कंपोनेंट नहीं बल्कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ओके, अब ये जो चीज़ें लिखी है ना उसने, ये वही बात, क्योंकि इंटेग्रल फॉर्म में थे तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज यानी कि 4.56 को ही उसने लिखा है इंटीग्रेट करने के बाद, तो इंटीग्रेट करने के बाद 4.56 वैल्यू करके इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गए। इसको यहीं पे छोड़ के फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन समेशन रो वी डॉट ए, तो रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू, तो रो वन वी वन ए वन और रो टू वी टू ए टू दोनों सेम है, तो इनको दोनों की जगह पे सेम वैल्यू एम डॉट यूज की जा सकती है। अच्छा, एम डॉट जब आ गया, अच्छा ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है ना कि एम डॉट रो वी डॉट ए, रो वन वी वन ए वन को एम डॉट कैसे कह सकते हैं, ये बात आप लोगों को मैंने पहले बताई हुई थी कि एम डॉट होता है दरअसल डी एम सर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। टी, हाँ जी, और दूसरी साइड वाली वैल्यूज भी डेरिवेटिव मास का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ही बनती है। वो कैसे भला, अब मास डी ओवर डी टी तो वैसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, और मास की जगह पे मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है ना। जी सर। अब वॉल्यूम को मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो दो लेंथ को मिला के एरिया कह देते हैं और तीसरी लेंथ वैसे लिख देते हैं। तो अब आप गौर से देखें, ये एक x है एक a है, तो डेंसिटी को वैसे देखें आप, dx ओवर dt क्या बन जाएगा, v, सर ये B बनेगा। और एरिया उसी तरह आ गया। तो इसका मतलब dm ओवर dt यानी कि m डॉट ही रो v डॉट a के इक्वल होता है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, इस वजह से मैंने फिर इसको बता दिया। वेल जी, एम डॉट इसका मतलब इसकी सारे की जगह पे भी और इस सारे की जगह पे भी एम डॉट यूज कर लेंगे। फिर इस क्यू डॉट के अंदर ये असल में ना इन्हीं की कुछ वैल्यूज को जैसे इन दोनों की जगह पे एम डॉट रख के सारे के बाहर कॉमन ले लिया उसने। फिर क्यू डॉट एक अलग टर्म थी, तो क्यू डॉट की जगह पे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एम को अलग और डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी को उसने एम डॉट, तो उसमें भी एम डॉट ले लिया था सो दैट कि एम डॉट सारी टर्म्स में से कॉमन आ जाए, तो इक्वल टू जीरो है, तो एम डॉट पे जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास सिंपल रिलेटेड फॉर्म बनेगी। तो इसमें ना एक टर्म जो है यू टू माइनस यू वन माइनस डेल्टा क्यू ओवर एम, ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना, उसने कहा कि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर सारी की सारी जो चीज़ है, अगर ये जीरो हो जाए तो ये बाकी दोनों चीजें जो हैं लेफ्ट और राइट साइड की, ये वही चीज नहीं बन गई जो कि बर्नौली इक्वेशन थी। सिक्स 6.14 की। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको भी एज ए रिस्ट्रिक्शन u2 टू माइनस यू वन माइनस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एम, इसको अगर एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे मान लिया जाए, तो ये जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी ये ऐसी फॉर्म ले लेगी जिसको हम बर्नौली इक्वेशन ही कह सकते हैं। अच्छा, और ये वाला इसका जो प्रूफ है ना, ये मैं आप लोगों को असाइन कर रहा हूँ, नेक्स्ट में डिस्कस भी कर लूंगा कि ये जो यहाँ पे ये जो सेवन रिस्ट्रिक्शन या सातवीं रिस्ट्रिक्शन जो लिखी है उसने कि u2 माइनस यू वन माइनस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एम, इस माइनस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एम को इधर लेके परली साइड पे जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, जी सर। U2 माइनस U1 इस पर प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डी एम। तो ये देखें, ये जो एग्जाम्पल 6.7 है ना, एग्जाम्पल 6.7, इसका इसमें क्या प्रूव करना हमने,
सर इसका मीन ये है कि U2 माइनस U1 माइनस डेल Q ओवर DM को हमने जीरो प्रूव करना है। हाँ यही है, यानी कि वो जो 7वीं रिस्ट्रिक्शन है ना उसका प्रूफ भी है ये एग्जाम्पल 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 इसका प्रूफ भी यूं कह लें कि नीचे मौजूद है एक एग्जाम्पल की शक्ल में। वो तो हमने देखना वो आप लोगों को असाइन किया, अगले उसमें अगर आप कहेंगे मतलब मैं उसको करवा दूंगा, अगर कर चुके होंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आई है 6.15, दिस इज आइडेंटिकल इन फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ये कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन जैसी ही है। बर्नौली इक्वेशन वाज derived फ्रॉम द मोमेंटम कंसीडरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से ली गई थी। स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन के लिए भी वैलिड थी। और अब हमने इसको थर्मोडायनेमिक्स में यानी कि यूं कह लें कि ट्यूब कंट्रोल स्ट्रीम ट्यूब कंट्रोल वॉल्यूम के लिए भी हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन 1 से लेकर 7 तक, अगर ये 7 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाएं, 7 रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो जाएं, तो हमने उसके लिए भी ये क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। चलें जी, अब हमने इसको बर्नौली इक्वेशन को अंडर डिफरेंट अजम्पशंस, अंडर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस, मुख्तलिफ वे से हमने इसको जो है वो प्रूव किया। ये एग्जांपल आप लोगों के जिम्मे है, फिर इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक की तरफ फिर इंशाल्लाह जो है ना एनर्जी ग्रेड लाइंस की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जी, अब कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं इसको मतलब समझूंगा कि लेक्चर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। सर ये आपने कोई टॉपिक छुड़वाया तो नहीं ना, ये मतलब 6.4 तक यहाँ तक? नहीं, कोई चीज़ नहीं छोड़नी आप लोगों ने, सारे करना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बिस्कुट क्या कर अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जो जी बोले बेटा। सर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स की जो एक ही एग्जांपल की थी, बस वहां तक करना हाँ है जी, वहीं तक करना फ्लूइड उसको। का? जी। ओके सर। जी बेटे, एक और कौन आप पूछ रही थी? मैं को जी, और किसने क्वेश्चन पूछा था बेटे अभी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटे बोले। सर जो 51 पेज तक एग्जांपल है वो हमने खुद करनी है, जो 6.3 वाली हैं? नहीं, वो एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस नूडल फ्लो वाली करनी है हमने हाँ के जी लिए। पहली वाली। चलें ठीक। ठीक है बेटे फिर। हाँ, बस अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर दें। कितने बजे आज आप लोगों का फ्री हो गया था, इससे पिछला जो लेक्चर था? सर 3:50 पे हो गया था एंड।
चलो बस ठीक हो गया बेटे। इसी वजह से मैंने फिर वो 4 बजे स्टार्ट की थी क्लास हमारे टाइम पे आज। ठीक है बेटा जी, अटेंडेंस तकरीबन आप लोगों की आ गई है।